बदमाश सेठ। एक गांव में कमला नाम की एक औरत अपने बच्चे के साथ रहा करती थी। वो गांव में कपड़े सिलाई करके अपना और अपने बच्चे का गुजारा किया करती थी। उसी गांव में जगन नाम का एक बहुत बड़ा सेठ रहा करता था। जगन सेठ का रेडीमेड कपड़ों का बहुत बड़ा व्यापार था। वो पूरे गांव की औरतों को कपड़े सिलाई के लिए दिया करता था। जगन सेठ बहुत ही गंदा और धूर्त इंसान था। वो हमेशा गांव की औरतों को बुरी नज़र से देखा करता था। गांव की सभी औरतें उससे परेशान आ चुकी थी, लेकिन क्योंकि जगन सेठ उन्हें काम दिया करता था तो इसीलिए कोई उसकी शिकायत नहीं करता था। एक दिन जब कमला जगन के पास कपड़े लेकर गई तो जगन ने उससे कहा, अरे अरे आओ कमला रानी, कहाँ रही इतने दिन? भाई बहुत दिन लगा दिए तुमने कपड़े बनाने में, लाओ दिखाओ तो सही। कमला जैसे ही जगन सेठ को कपड़े देने लगी, जगन सेठ ने उसका हाथ पकड़ लिया। कमला हाथ छुड़ाकर वहाँ से जाने लगी तो जगन ने कमला से कहा, अरे कमला रानी कहाँ चली? जरा हमारे पास बैठो तो सही। क्या तुम भी आती हो और कपड़े देकर चली जाती हो? जगन की बात सुनकर कमला ने उससे कहा, देखो जगन सेठ, तुम अपनी हरकतों से बाज आ जाओ, नहीं तो तुम्हें इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना होगा। हाँ। क्या कहा? खामियाजा? अरे कमला रानी, ये धमकियां मैं बहुत सुन चुका हूँ। कमला वहाँ से जगन की बात सुनकर चुपचाप चली जाती है। अगले दिन कमला की बहन विमला उससे मिलने शहर से गांव आती है और अपनी बहन को परेशान देखकर उससे पूछती है, क्या हुआ दीदी, तुम इतनी परेशान क्यों हो? ये जगन सेठ भी ना। कमला विमला को सारी बात बताती है। विमला कमला की बात सुनकर जगन सेठ को सबक सिखाने की ठान लेती है। वो गांव की सारी औरतों के साथ मिलकर एक प्लान बनाती है और प्लान के अनुसार कमला जगन सेठ को गांव के पुराने तालाब के पास मिलने के लिए बुलाती है। जगन सेठ बहुत ही खुश होकर वहां पहुंचता है। जगन सेठ जैसे ही तालाब के पास पहुंचता है तो कमला वहां अकेली थी। जगन मन ही मन खुश हो जाता है। अरे वाह, कमला रानी तो यहाँ खड़ी हैं, वो भी बिल्कुल अकेली। चलो नजदीक जाकर देखता हूँ। जैसे ही जगन कमला के पास पहुंचकर उसका हाथ पकड़ने लगता है, तभी गांव की सारी औरतें जो वहां छुपी हुई थी बाहर निकल आती हैं और मिलकर जगन सेठ की पिटाई करने लगती हैं। जगन सेठ वहां से भागने लगता है। अरे बचाओ, कोई बचाओ मुझे, ये औरतें मुझे मार डालेंगी, अरे बचाओ। वो भागता भागता सीधा गांव की पुलिस चौकी पहुंचता है। पीछे पीछे औरतें भी वहां पहुंच जाती हैं। पुलिस इंस्पेक्टर के पूछने पर गांव की औरतें उन्हें सारी बात बताती हैं और जगन के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाती हैं। पुलिस जगन को औरतों से छेड़छाड़ करने के मामले में जेल में बंद कर देते हैं। जेल में बंद होने के बाद जगन सेठ मन ही मन कहता है, अरे मेरे बाप की तौबा, मेरी तौबा, मैं कभी किसी को नहीं छेड़ूंगा। गांव की औरतें सभी बहनें हैं मेरी, नहीं, मेरी बीवी को छोड़कर सभी मेरी बहनें हैं। गांव की सभी औरतें विमला और कमला का शुक्रिया अदा करती हैं। जगन सेठ को जेल होने के बाद सारा कारोबार उसकी बीवी देखने लगती है और वो सभी गांव की औरतों से माफ़ी मांगती है। गांव की सभी औरतें उसे माफ़ कर देती हैं और फिर से अपने काम धंधे में लग जाती हैं। इडली चाय वाली की सफलता। पुन्नूर गांव पहाड़ी पे बसा एक सुंदर सा गांव था। वहाँ पे लता अपने पति श्याम के साथ अपने बच्चे के साथ रहा करती थी। श्याम पुन्नूर में चाय बनाने वाली फैक्ट्री में काम किया करता था। वो बहुत ही मेहनती था। फैक्ट्री के प्रबंधक उसकी हमेशा तारीफ किया करते थे और साथ ही तारीफ किया करते थे लता के हाथ की बनाई इडली की। भाई श्याम, लंच का टाइम हो गया है, अपना टिफिन तो खोलो भाई, हमें तो इंतजार है लता जी की बनाई हुई इडली खाने का। जी सर, अभी खोलता हूँ। आज तो लता ने आपके लिए 2 इडली स्पेशल भेजी हैं। हाँ भाई ठीक है, लता का हमारी ओर से धन्यवाद कहना। और सभी लोग मिलकर लंच करने लगते हैं। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अचानक फैक्ट्री में काम करते हुए श्याम के दोनों हाथ मशीन की चपेट में आ जाते हैं और उसके दोनों बाजू काटने पड़ते हैं। हॉस्पिटल से घर आने के बाद वो बहुत मायूस हो जाता है, क्योंकि अब वो मजबूरी में फैक्ट्री में काम नहीं कर सकता था। फैक्ट्री उसे उचित मुआवजा भी देती है,
लेकिन भला वो पैसा कितने दिन चलता। मुआवजे का पैसा खत्म होने की स्थिति में अब लता के सामने घर चलाने की जिम्मेदारी थी, क्योंकि श्याम हाथ न होने के कारण कोई काम नहीं कर सकता था। उसने मायूस होकर लता से कहा, लता, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं तुम लोगों के लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा, इससे अच्छा तो भगवान मुझे मौत ही दे देता। श्याम की बात सुनकर लता ने कहा, अजी आप ऐसा क्यों कहते हैं? आप हिम्मत मत हारिए, आपका हमारे साथ होना ही काफी है। चलिए उठिए, मैं आपको गर्मा गर्म इडली खिलाती हूँ। और ऐसा कहने के बाद लता श्याम को गर्मा गर्म इडली खिलाने लगती है। तभी उन लोगों के घर के बाहर एक गाड़ी आकर रुकती है। वो दोनों हैरान रह जाते हैं, क्योंकि फैक्ट्री के प्रबंधक उनके घर आए थे। वो घर के अंदर आते ही कहते हैं, भाई वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। भाई लता जी, हमें तो आपके यहाँ की इडलियाँ खींच लाई यहाँ पर। उनकी ये बात सुनकर लता कहती है, हाँ हाँ बिल्कुल सर, मैंने अभी अभी गर्मा गर्म घर में इडलियाँ बनाई हैं, मैं आपके लिए भी लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर लता उनके लिए इडलियों भरी प्लेट लेकर आती है। फैक्ट्री के प्रबंधक इडली खाकर लता की बहुत तारीफ करते हैं और उन्हें एक प्रस्ताव देते हैं। श्याम, लता, श्याम के साथ जो कुछ हुआ उसका कंपनी को बहुत अफसोस है। इसके लिए कंपनी आपको एक ऑफर दे रही है। कंपनी चाहती है कि फैक्ट्री की कैंटीन लता जी चलाएं और अपने हाथों का बना स्वादिष्ट और पौष्टिक खाना सारे मजदूरों को खिलाएं। और हाँ श्याम, तुम वहाँ बैठे बैठे काम की निगरानी भी कर सकते हो। इसके लिए कंपनी तुम्हें अलग से पैसा देगी। फैक्ट्री के प्रबंधक की बात सुनकर दोनों खुश हो जाते हैं और फैक्ट्री की कैंटीन में काम करने के लिए हामी भर देते हैं। अब फैक्ट्री की कैंटीन में लता इडली के साथ साथ स्वादिष्ट चाय बनाकर भी बेचने लगती है और श्याम वहाँ बैठा बैठा सारे कैंटीन के हिसाब किताब की देखभाल करता है। और लता को सभी इडली और चाय वाली लता जी के नाम से जानने लगते हैं और धीरे धीरे उन्हें आसपास की फैक्ट्री की कैंटीनों में भी काम मिल जाता है और वो अब एक सफल गृहिणी ही नहीं बल्कि एक सफल बिजनेस वूमेन बन चुकी थी। इसीलिए कहते हैं ना, ईमानदारी और सच्चे दिल से किया गया काम कभी निष्फल नहीं जाता, उसका फल हमेशा मिलता है। भूमिगत सोने की साइकिल। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में हीरालाल नाम का एक सेठ रहता था। वो बहुत ही रईस था। उसके पास धन दौलत जमीन जायदाद किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसे किसी चीज का घमंड नहीं था। हीरालाल दिल का बहुत ही अच्छा और नेक इंसान था। वो हमेशा गांव की भलाई के लिए काम किया करता था। कोई भी उसके घर पे मदद मांगने आता तो वो दिल खोलकर उसकी मदद किया करता था। सेठ हीरालाल का एक ही बेटा था, उसका नाम था लड्डू। लड्डू अपने नाम की तरह ही बहुत गोल मटोल लाडला और जिद्दी था। सेठ हीरालाल उसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन वो उसकी जिद्दीपने से बहुत परेशान थे और उसे सबक सिखाना चाहते थे। एक दिन लड्डू ने अपने पिताजी से आकर कहा, पिताजी पिताजी, मुझे साइकिल चाहिए, नई साइकिल चाहिए, आज ही चाहिए। अपने बेटे की बात सुनकर सेठ हीरालाल ने कहा, अरे हाँ बेटा, मैं तेरे लिए साइकिल ले आऊँगा। साइकिल लाने का वादा करके हीरालाल ने काफ़ी दिन बिता दिए, लेकिन अब लड्डू बहुत ही जिद करने लगा। तो हीरालाल ने सोचा क्यों ना लड्डू को सबक सिखाया जाए और उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर उससे कहा, बेटा, कल रात हमारे देवता मेरे सपने में आए थे और उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने तुम्हारे लिए हमारे खेत के बीचों बीच एक सोने की साइकिल दबा के रखी है, लेकिन एक शर्त है, वो साइकिल तुम्हें खुद ही खुदाई करके निकालनी पड़ेगी। अब देख लो, सोने की साइकिल चाहिए तो। और लड्डू अगले ही दिन से अपने खेत के बीचों बीच खुदाई करने लग गया। लड्डू को खुदाई करते करते काफ़ी दिन बीत गए, लेकिन उसे साइकिल अभी भी नहीं मिली। जब भी वो शाम को आकर अपने पिता से पूछता तो हीरालाल उसे ये कहकर टाल देते कि बेटा थोड़ी सी और खुदाई करो। ऐसे ही खुदाई करते करते लड्डू को मेहनत करने की आदत हो गई और अब वो बिना बताए ही खेत में खुदाई करने चला जाता था। एक दिन लगातार खुदाई करते हुए उसी खेत में अचानक पानी निकल आया। ये देखकर लड्डू बहुत खुश हुआ, क्योंकि पूरा खड्डा खोदने में मेहनत तो उसने की थी और पानी निकलता देखकर उसे बहुत अच्छा लगा।
और उसने अपने पिता से कहा, पिताजी पिताजी चलिए चलिए देखिए, जहाँ मैं खुदाई कर रहा था ना, वहाँ पर ढेर सारा पानी निकला है। चलिए चलिए। लड्डू की बात सुनते ही सेठ हीरालाल लड्डू को अपने साथ घर लेकर गया और उसे एक कमरे में रखी सोने की साइकिल देते हुए कहा, बेटा ये रही तुम्हारी सुनहरी साइकिल। मैंने कहा था ना तुम्हें सोने की साइकिल जरूर मिलेगी, और ये तुम्हारी मेहनत का इनाम भी है, क्योंकि तुम्हारी मेहनत के कारण हमारे यहाँ पानी की समस्या बिल्कुल खत्म हो गई। पिताजी मैं समझ गया, मुझे सबक सिखाने के लिए और मेहनत का मूल रूप समझाने के लिए ही आपने ये चाल चली थी। शुक्रिया पिताजी।